की क्लास में हम लोग सुपर टेट जो आपका 2019 में हुआ था, जितने भी यूपी टेट या सी टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके सामने मैथ्स का 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे उसका यूनिक सोल्यूशन क्या हो सकता था, उसको हम लोग देख कर कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो हम लोग पूरा एक्सप्लेन हम लोग बात करेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जरूर आपको यहाँ पर मजा आने वाला है। और जैसे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट जरूर करिए। और आगे मैं आपके सामने करीब 2-3 वीडियो ऐसे भी लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपके सामने 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में कि आप उसको देखें, वहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सुपर टेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग बात करने वाले हैं कि सुपर टेट जो 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए मैथ्स के पूरे 20 प्रश्नों का संपूर्ण, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर रहेंगे मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखूंगा। आपको अलग से पेपर मतलब लेने की जरूरत नहीं, यहीं पे मैं क्वेश्चन लिखूंगा और यहीं पर हम लोग इसका हल देखेंगे। और इसको हम जल्दी कैसे लगा सकते थे इसको आप जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि आपने ये क्वेश्चन देखा अरे यार हमें तो आता है स्किप करिए। इसका भी बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है उसको भी आप जरूर देखिएगा और जरूर आपको ये पसंद आएगा। और ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आती है तो आगे भी हम लोग आपके सामने कुछ प्रैक्टिस पेपर भी आपके सामने लेकर आएंगे, जहां पर सैंपल पेपर के रूप में, जहां से आपके एग्जाम में सुपर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जहां तक आप लोग की तैयारी अभी चली रही होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। और यहाँ से हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, एक सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये भी एक क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया था। जिन्होंने एग्जाम दिया होगा सुपर टेट का या जो देने वाले हैं, तो सभी लोग ये क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को ढूंढ कर लगा ही रहे होंगे। और अगर पूरा संपूर्ण हल चाहिए तो आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, आपके जो भी दोस्त यार हैं उनको भी बता सकते हैं। तो चलिए तो स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर देखा जाए तो 2916 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। और बीच बीच में मैं आपको कुछ चीजें और लिंक देता रहूंगा, कुछ चीजें और बताता रहूंगा, जिससे वहां से आप पूरा और फायदा ले सकें। जैसे मैं इस क्वेश्चन में अगर बात करूं, यहाँ पर एग्जामिनर ने डायरेक्ट दे दिया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2916 मतलब 2916 का वर्गमूल आपका 54 ऑलरेडी दे दिया है। इन केस अब ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर ये ना दे और डायरेक्ट आपसे ये पूछ ले, तब भी आप ध्यान रखिएगा इसको हम लोग कैसे जल्दी निकालेंगे। इसके लिए आपको जैसे कि आपको आई बटन पर जाकर देख सकते हैं या एंड स्क्रीन में भी आपको लगा दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं कि वहां पर स्क्वायर रूट कैसे स्क्वायर रूट 2 सेकंड 3 सेकंड के अंदर निकाला जाता है। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो और आपको मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इसका सोल्यूशन क्या हो सकता था उसको हम लोग बात करें। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका जो वर्गमूल होगा इसका 54 ही होगा, लेकिन बाई यहाँ जो दशमलव होगा उसको पहले इसको भिन्न में बदलेंगे फिर उसको बाहर निकालेंगे, ये सभी आपको आता होगा। यहाँ पर जैसे थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 29.16 है तो आप क्या करोगे, अपॉन में 100 कर दोगे, ये अपॉन में 100 कर दोगे ना ऐसे। तो ये देखिए अगर इसको मैं निकालना चाहूंगा तो इसका जो सोल्यूशन होगा इसका डायरेक्ट 54 हो जाएगा और 100 अगर बाहर आएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.4, कितना आ जाएगा 5.4। तो ऐसे ही आप बाकी सारी चीजें ऐसे निकालेंगे 0.54 0.054 ऐसे आपका आता जाएगा। देखिए ये आप जरूर ऐसे किए होंगे और काफी आपने टाइम लिया। अब मैं बात कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को जल्दी कैसे लगा सकते थे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसे हम लोग बोलते हैं डिजिटल कॉन्सेप्ट। डिजिटल कॉन्सेप्ट क्या होता है समझिएगा। इस पे आप कम से कम आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप देखते ही लगा सकते हैं। और इसको जब इसको आप सीख लेते हैं तो आपकी जो कैलकुलेशन वाले पोर्शन होते हैं और खास तौर से जो सुपर टेट या यूपी टेट के जो एग्जाम दे रहे हैं उनके जो भी सी टेट वाले स्टूडेंट हैं कि उनका कैलकुलेशन थोड़ा वीक होता है और काफी टाइम लेते हैं। तो हम लोग आपका टाइम भी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपका टाइम भी कैसे कम करना मैं आपको इसका भी आइडिया दूंगा। तो डिजिटल कॉन्सेप्ट क्या होता है थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद देखिएगा आप तुरंत लगा देंगे। देखिए जब भी डिजिटल कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 16, तो डिजिटल इसका हिंदी में अगर बात करें काफी लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो मैं दोनों लैंग्वेज यूज करूंगा तो आपको पूरा सारी चीज समझ में आएगा। अंकी योग जो अंकी योग होता है, जैसे मान लीजिए 16 है, इसको तब तक आपको जोड़ना जब तक सिंगल डिजिट में हो, जैसे 6 एक 7। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 4 3 7, तो आप क्या करोगे 7 3 10 10 4 14, फिर जोड़ेंगे 4 और 1 5। मतलब इसको तब तक जोड़ना है जब तक ये सिंगल डिजिट में ना जाए, तो ऐसे आप जोड़ते जाएंगे। अब इसमें आपके सामने एक दिक्कत और होगी। देखिए वैसे तो ये काफी बड़ा टॉपिक है,
मैं इसका अलग से भी वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन अभी आपको इस क्वेश्चन के लिए मुझे समझाना है, तो बस थोड़ा छोटी सी बात समझ लीजिए, बाकी तो आप इसको देख कर लेंगे। ये हो गया। अब आप बोलेंगे सर कई बार आप जोड़ने में काफी टाइम लगेगा, तो देखिए इस तरीके से मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया, मैंने बोला इसको जोड़ना है, तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, इसको जोड़ना स्टार्ट करोगे 5 2 7, ठीक है, 7 7 14 15 15 2 17, इसको जोड़ने पे 17 है, और 17 के बाद फिर जोड़ दिया 7 और 1 8। कहीं ना कहीं इसका अंकीय योग जो डिजिटल सम आएगा 8 आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को हम और जल्दी अब कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जहां भी जोड़ने पर 9 आ रहा हो, जैसे 7 2 9, इसको काट दीजिए, ठीक है, 7 2 9 हो गए। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो 5 2 7 और 1 8, देख रहे हैं, जहां जहां 9 बनता जाएगा उसको काट दीजिए, बाकी जो बचेगा उसको जोड़ लीजिए, वही आपका पूरी जो संख्या रहेगी उसी का उसका अंकीय होगा, उसी का डिजिटल सम होगा। और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग को यहाँ पर यूज करना है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान समझना है, वो क्या है, वो आपका ये, जैसे मान लीजिए आप कभी कभी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होती है, तो आप क्या करते हो, तो उस पर हम लोग बात कर लें। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 18 × 12, इसको आपको गुणा करना है, तो मान लीजिए मैं इसको गुणा अगर करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 216। अब मान लीजिए कभी कभी ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आपको ऑप्शन के थ्रू हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप इसको जल्दी कर सकते हैं, कैसे, 8 1 9, देखिए डिजिटल सम क्या होगा 9, और यहाँ देखिए कितना आएगा 3, तो 9 त्रिक 27 और 7 2 9, मतलब इसको पूरा जोड़ेंगे तो एलएचएस का जो डिजिटल सम होगा वही राइट हैंड साइड का भी डिजिटल सम अंकीय वही होगा, देख लीजिए 6 1 7 2 9। तो इसका फायदा क्या मिलेगा कि हमारे जो क्वेश्चन का जो डिजिटल सम होगा वो हमारे आंसर में भी वही क्या आएगा, डिजिटल सम आएगा, अंकीय योग आएगा। अब आपको अगर ये समझ में आ गया, देखिए इसीलिए मैंने बोला था किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, आप पूरा सोल्यूशन देखिएगा जरूर। मैं हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसा जरूर बताऊंगा, आपको शायद ये नया लगे और उस क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर सकते थे, और आपको जब ये पसंद आएगा तो आप खुद ही डिमांड करेंगे सर हाँ इस पे कुछ और ऐसे ही प्रैक्टिस सैंपल टाइप कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और कराइए, आपके सोल्यूशन काफी पसंद आ रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर देखें आप डिजिटल सम आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज और अगर ध्यान दें कि यहाँ पर जब दशमलव को जब आप हटाते हो तो कहीं ना कहीं नीचे की साइड 100 100 आ गया, 10,000 आ गया, इस तरीके से जब आएगा तो नीचे वाले का डिजिटल सम क्या हमेशा एक ही होगा, क्योंकि 1 + 0 + 0 तो हमेशा एक ही रहेगा। तो पूरा जो डिपेंड करेगा इसका, और ये बाहर आ जाता है कहीं ना कहीं 54। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन में इसका 29 16 अगर बाहर निकलेगा तो यहाँ से भी इसका डिजिटल सम 9 आएगा, बोलेंगे हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 54 आएगा, देखिए दशमलव भूल जाइए, डिजिटल सम का दशमलव और परसेंटेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात ध्यान रखिएगा। तो ये 9 आ गया, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा क्योंकि बाहर आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा। अब सबको अगर जोड़ दें 9, अब ऐसे भी देखिए जोड़िए 9 18 27 36, और 36 जब जोड़ने क्योंकि जोड़ा जा रहा है तो पूरा ये 36 आ रहा है डिजिटल सम, डिजिटल मतलब एक अंक में ले जाना होगा, तो 6 3 9, तो हमारे आंसर का भी, हमारा जो आंसर होगा उत्तर होगा उसका भी डिजिटल सम हमारा क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो चलिए चेक किया जाए। यहाँ देखिए मैंने बोला था जहां 9 रहेगा उसको काट दीजिएगा, देखिए 5 4 9, और ये सारे 9 पड़ गए, इसका मतलब इसका पूरा डिजिटल सम क्या है, पूरा 9 ही रहेगा, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। देखिए कभी भी एक बार में आंसर नहीं टिक कर देना है, मे भी ऐसा भी हो सकता है शायद 2 ऑप्शन आ जाए। तो चलिए फिलहाल मैं जो ऑप्शन लिया हूँ आपके एग्जाम में जो पूछा गया था वही ऑप्शन लिया हूँ। देखिए इसीलिए मैं पहले 2 क्वेश्चन में आपको काफी टाइम लेकर बता रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर मुझे सोल्यूशन करना होता तुरंत कर देता, आप भी सीख लेते, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ नई चीज बता रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान से पूरा सोल्यूशन देखिए। और जो भी ये वीडियो जो भी 40-45 मिनट का होगा, आप इसको पूरा भरपूर इसको देखिए, जिससे आप जब देखें तो आपके जो करने का क्वेश्चन का तरीका होता है, आपकी थिंकिंग हो, वो उसको कैसे बदला जा सकता है, वो आपको सोच में देने वाला हूँ 20 क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अगर आप आए तो देखिए 5 4 9 5 4 9, ये 5 बच रहा है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि डिजिटल सम आपका 9 ही आएगा। 5 4 9 देखिए ये भी हो गया, ये भी 5 बच रहा है, ये भी नहीं आएगा, 9 से 9 कट गया, 5 4 9 हो गया, ये 4 बच रहा है, ये भी नहीं होगा। अब बताइए, ये सिर्फ समझाने भले मुझे 5 मिनट लग गए, लेकिन अगर आपको ये आइडिया पता होता तो आप खुद कमेंट करिए और बताइए क्या ये क्वेश्चन 5 सेकंड में नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता था कि भाई सभी का जोड़ 9 9 9 है, तो हमेशा डिजिटल सम ये 36 भी करने की जरूरत नहीं थी, ये पूरा आपको देखते ही पता चल गया भाई सारा 9 है, तो हमेशा 9 ही डिजिटल सम रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको पता है। अगर इसका सोल्यूशन शायद आपको अगर थोड़ा कम समझ में आए तो एक बार आप इसको फिर से रिमाइंड करिए, देखिए, आपको जरूर ये सारी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करके आपको छोटी छोटी बातें मैंने बता दी हैं कि इसका फायदा हम लोग कैलकुलेशन में भी ले सकते हैं। ठीक है,
और वही बात हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बात क्या है कि यहाँ पर सारे डिजिटल सम देखिए सेम ही है। इसीलिए डिजिटल सम अगर सारे अगर ऑप्शन में अगर नंबरिंग अलग अलग है तो वहां पर हम डिजिटल सम यूज करते हैं। तो चलिए ये चीज आपको समझ में आएगी। तो हमारा जो इसका आंसर था, इसका ए ऑप्शन था, और आप इसको चेक कर लीजिएगा और आपका लगाने का तरीका क्या था और अब तरीका क्या होगा, तो शायद आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन भी देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, और काफी लोग तो इसको देखिए जितने भी टेट वाले स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें खास तौर से। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सुपर टेट का अगर पेपर है तो सिर्फ टेटी वाले स्टूडेंट देखें। और एक चीज मैं और बता दूं, जितने भी चाहे एसएससी को, क्योंकि मैंने उसका भी वीडियो डाल रखा है, चाहे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, जब भी देखिए कहीं भी मैथ्स का अगर क्वेश्चन आ रहा है, कहीं भी मैथ्स के पेपर मतलब कहीं भी एग्जाम में मैथ्स का पेपर आ रहा है, तो ये आपको होना चाहिए कि हाँ यार यहाँ पर मैथ्स में क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो जब तक आप चाहे जो भी स्टूडेंट है, चाहे एसएससी बैकग्राउंड के हैं, चाहे जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ्स के अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स के सारे सुपर टेट के भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी टेट वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो इस पे मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसको आपको मैं आई बटन पे इसका एक वीडियो दूंगा। एक मैंने वीडियो बना रखा है पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका पैटर्न बेस्ड पे ही है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी है, तो एक बार वहां जाकर जरूर देखिएगा। फिलहाल इसका जो सोल्यूशन था, अगर मुझे जल्दी करना होता मैं तुरंत देख के बता देता सी। अब आप बोलेंगे क्यों, अब इसका मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, बस जल्दी से आप समझिएगा, क्योंकि इसको मैंने डिटेल में बना रखा है। आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको जैसे मैंने बताया भी है, मैं एंड स्क्रीन पे भी दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जब भी अगर होगा, अब ये नहीं देखिए इसका क्यूब है ना कि स्क्वायर है, मतलब 1001। अगर काफी लोग ऐसे भी होंगे जो सुपर टेट का एग्जाम दिए होंगे, वो पहले इसको डिटेल में सॉल्व किए होंगे, एक बार मल्टीप्लाई किए, फिर जो आया फिर मल्टीप्लाई किया, पता चला मल्टीप्लाई करते करते 2 मिनट लग गए, जब क्वेश्चन कितने सेकंड का था, 1 सेकंड का था। कैसे, अब बताइए, देखते हैं। अगर ये बताइए मैं आपसे पूछूं 11 का क्यूब क्या होगा, तो कहीं ना कहीं आपको याद होगा 1332। वैसे ना भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ना भी याद हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ जीरो लगा दिया, तो बस कुछ नहीं करना है, एक जीरो सभी के बीच में लगा दीजिए, इनके बीच में क्या लगा दीजिए, एक एक जीरो लगा दीजिए। अगर 2 जीरो लगा है तो सीधी सी बात है, क्या लगा दो, 2 जीरो। क्या ये लिखना है क्या, ये बस ऑप्शन ही तो देखना है। 3 जीरो होगा तो सभी के बीच में कितना लगा दो, 3 जीरो। क्लियर है। तो ऐसे ही आप ये बताइए, कभी भी क्वेश्चन ऐसा है, इनफैक्ट आपका कभी ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, मान लीजिए पूछ लिया गया 10101 का होल क्यूब। अब इसका मतलब क्या, 111 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, और जो भी आएगा उनके सभी के बीच में एक एक जीरो लगाते जाइए, इसी को हम लोग बोलते हैं पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन। तो कुछ करना था यहाँ पर, ऐसा मैंने तो समझाने के लिए बताया आपको। इनफैक्ट अगर 11 का क्यूब भी नहीं पता, काफी लोग ऐसे होंगे जो 11 का क्यूब भी नहीं पता, तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं सभी जगह नंबरिंग वही है, 1331, ठीक है। बस किसको देखना है, इन सभी अंकों के बीच में 2 जीरो लगा रहना चाहिए। तो चलिए पहले ऑप्शन में आते हैं, तो यहीं पर एक ही जीरो लग गया, ये गलत हो गया। और ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखे तो दुर्घटना तुरंत घट जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखें, यहाँ 2 जीरो लगा, यहाँ 2 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो है, तो बहुत ध्यान से देखना है, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए 2 जीरो बीच में, यहाँ भी 2 जीरो, यहाँ इसका लग यही आंसर। क्लियर। और यहाँ पर अगर ध्यान दें, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो। आपको मैंने क्या बताया, सभी अंकों के बीच में 2 2 जीरो लगा होना चाहिए। तो ये आपके 2 क्वेश्चन थे, और उम्मीद है भले आपको ये क्वेश्चन आता था, लेकिन आप ये बताइए दोनों ही क्वेश्चन कम से कम अगर आपको करना भी होता 10 सेकंड के अंदर दोनों क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो और तेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए शायद डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट नया हो, डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट नया होगा, इसलिए आपको मैं समझाने में टाइम लिया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। तो चलिए हम लोग अब तीसरे चौथे क्वेश्चन पर आते हैं, और वहां पर देखते हैं कि उन क्वेश्चनों को और कैसे हम जल्दी लगा सकते हैं। अभी तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आता है, एक चीज और बता दूं, एक आपका कॉन्सेप्ट आता है गुणज वाला, जिसे हम लोग बोलते हैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट। तो उस मल्टीपल का कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखा और बस ज्यादा से ज्यादा एक लाइन सोचना है, उसके बाद तुरंत आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में जाकर टिक कर सकते हैं, और वो 100% आपका आंसर सही होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आप 5 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हैं, आगे आप काफी लोग ऐसे भी होंगे जो टेट अभी दिए होंगे, क्वालिफाई किए होंगे, तो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, और जो क्वालिफाई नहीं किए वो भी टेंशन ना लें, वो भी वीडियो देखें। कम से कम टेट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो अपकमिंग जो टेट के एग्जाम होंगे उसके लिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, और ये तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। और फिर मैं वही कहूंगा कि अगर आपको सोल्यूशन पता है तब भी आप एक बार इसको जरूर देखिएगा।
आपको यहाँ पर भी आपको सोचने का एक तरीका पता चलेगा कि कैसे हम क्वेश्चन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि तीन संख्याओं का योग दिया है 98, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या दिया है 2:3। मतलब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर आपको याद होगा, पूछा जाता है यदि a:b इक्वल टू 2:3, b:c इक्वल टू a, तो a:b:c का अनुपात बताना है। तो ऐसे भी क्वेश्चन है, तो कुछ वैसे ही क्वेश्चन है कि पहले और दूसरे का संख्या का जो अनुपात दिया है 2:3 दिया है, और उसके बाद दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का जो अनुपात दिया है, दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का जो अनुपात दिया है 5:8 दिया है। समझ में आ रहा है? अब आपसे क्या पूछ रहा है, तीनों संख्याओं का योग दिया है, इसका मतलब पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा वाला देखिए, एक में 3 एक में 5 है, क्या ये कभी भी अलग अलग हो सकता है? इसको आपको सेम बनाना पड़ेगा। तो इसको सेम बनाने का तरीका क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इस 5 में देखिए, क्योंकि 5 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा सेम बनाने के लिए, 15 करना पड़ेगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 3 से, इसमें 5 से, इसमें 5 से। लेकिन ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये चीज आप अपने आप सोच कर भी कर सकते थे, मैं उस पर भी आपको ध्यान दूंगा। काफी लोगों को पता होगा, ये पता नहीं क्या बता रहे हैं। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आपका जो दूसरा संख्या होगा, ये देखिए, ये 15-15 सेम हो गया, इसका मतलब हमारा जो दूसरा वाला आएगा 15:2, और मुझे तीसरे और पहले से क्या मतलब है, मुझे तो दूसरे से मतलब है ना, क्योंकि आपसे दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा, देखिए जब भी रेशियो अगर बन गया तो बस सीधी सी बात है, 15 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, क्या 15 के पहाड़े में 10 आता है क्या? नहीं 30 आता है, लेकिन बताइए। तो ये मल्टीपल का कॉन्सेप्ट था, और इनफैक्ट ये इसी में समझाने के लिए लिखा था। आप देखिए, अगर आपको करना हो तो क्या करते हैं, आपने देखा कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये तीसरा संख्या है, तो दूसरे में यहाँ देखिए 3 है, एक में 5 है, इसको बराबर करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 से करेंगे, तो देखते नहीं पता चल जाएगा ये 15 है, बस 15 का मल्टीपल देखा, एक ही ऑप्शन था, हमारा आंसर हो गया। इसी को बोलते हैं मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, और गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। जैसे पहाड़ा आप नहीं पढ़ते, 15 पहाड़ा पढ़ दीजिए, जो ऑप्शन में है वही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे सर अगर डिटेल में करना होगा तो क्या करेंगे, चलिए मैं डिटेल में भी जल्दी से बता दे रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका 10 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 24। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो 25 और 24 का हो जाएगा, आप बोलोगे 49 यूनिट 49, और ये योग कितने के बराबर है, 98 के बराबर। तो बताइए 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया, आप बोलोगे 2 के बराबर, और 1 यूनिट 2 के बराबर। तो आपसे बीच वाला संख्या जो दूसरी संख्या था वो पूछा था, तो 15 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। आपसे पहला भी पूछा जा सकता था, और तीसरी संख्या भी पूछा जा सकता था। इसका जो तीसरी संख्या होती है वो 8 का मल्टीपल होता है, और ये 10 का मल्टीपल। तो इस तरीके से हम मल्टीपल गुणज के कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चन हम लोग आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये इसका सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा, और इस तरीके को कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। आपके पेपर में खासतौर से जो टेट वाले स्टूडेंट है वही देख रहे होंगे, तो टेट वाले स्टूडेंट ध्यान दें कि ऐसे आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां ऑप्शन के थ्रू जाकर क्वेश्चन को देखते लगा सकते हैं। और मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट थे जो बोलते सर किसी भी तरीके मेरे टेट में, क्योंकि मैथ्स का जो पोर्शन रहता है काफी स्टूडेंट का वीक रहता है टेट वालों का, तो क्या कहते हैं कि सर किसी तरीके कुछ ना 20 अगर है कम से कम 10 ही सही हो जाए, 8 ही सही हो जाए, या और कुछ लोग तो कहते हैं कम से कम 6 ही 7 सही हो जाए। तो उस पर तो आपको जाना ही नहीं है। इनफैक्ट आपका जो कॉन्सेप्ट जो टेट के पेपर होते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन जो होते हैं काफी दूर दूर रहते हैं, जहां पर हम ऑप्शन में अगर हमें तुक्का भी मारना होगा तब भी हम बहुत जल्दी लगा सकते हैं। और इनफैक्ट आपके जितने भी आंसर होंगे आप उस तरीके से अगर सोच के साथ लगाएंगे, तो आपको अगर कुछ भी नहीं आता, कुछ 2-3 चीजें अगर आपको अच्छे से पता है, कम से कम आप ऐसे मार के 5-6 क्वेश्चन ऐसे सही कर लेंगे, वो भी गारंटी के साथ। लेकिन अगर पूरा आप पढ़ेंगे तब तो ये पूरा है कि आपके पूरे पूरे मार्क्स आ सकते हैं। और इस बार का जो स्टूडेंट है, जो भी टेट का पेपर हुआ, एक आपका माध्यमिक स्तर पे आता है, एक प्राइमरी स्तर पे आता है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके लगभग आपके जैसे 30 क्वेश्चन है, 26 मार्क्स प्लस आ रहे हैं, और जो हाईएस्ट गया था एक 29 गया था प्राइमरी लेवल पर, और अपर लेवल पर आपका 30 में 30 क्वेश्चन गया था। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूरे पूरे मार्क्स ला रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो मैथ्स में जितने भी क्वेश्चन मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वो सारी चीजें उसी तरीके से एग्जाम में पूछी भी गई थी। एक दो क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन वो सोच मैं क्लास में ही आपको दूंगा। तो अगर ये सारी चीजें समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इस पे सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पर हमें कराइए, जहां से हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाए। चलिए फिर चौथे क्वेश्चन पर आते हैं,
और ये जो चौथा क्वेश्चन है इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, ये परसेंटेज से है। तो परसेंटेज में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। पहली बात तो जितने लोग x मानकर करते हैं, x मान करके करने की जरूरत ही नहीं है, बस जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ अगर उस तरीके से आप सोचेंगे तो आप काफी जल्दी लगा सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे बोला गया यदि किसी संख्या का 20%, हमेशा ध्यान रखिएगा परसेंटेज में इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज है, चाहे आप हो चाहे हम हैं, चाहे कुछ भी, कोई भी वस्तु की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज है, वो अपने आप में क्या होता है 100%, वो अपने आप में क्या होता है 100%। यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी संख्या का 20%, इसका मतलब ये बताइए कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, तो इसका 20% तो 20 ही है। इसका मतलब अगर मैं और इसका मतलब ये 20% जो है 120 के बराबर है। बोलिए किसी संख्या का 20% क्या है 120, मतलब ये 20% 120 के बराबर है। अगर मुझे वही संख्या निकालनी है और वही संख्या क्या होती है, वो संख्या हमेशा 100% होगा। तो 20 को हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डायरेक्ट वही संख्या आ जाएगी 100, और इसमें गुणे 5 कर दें तो 12 पंजे कितना हो जाएगा 60। तो ये 600 आ गया, लेकिन ऑप्शन में ध्यान रखिएगा 600 क्यों नहीं है, क्योंकि आपसे संख्या नहीं पूछा है, आपसे पूछा है उसी संख्या का 120% क्या होगा। तो ये बताइए, वैसे देखिए 120% अगर पूछ रहा है तो मुझे 5 से क्यों गुणा करना है, हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट 20 गुणे 6 कर देंगे, और 20 गुणे 6 जब करेंगे तो डायरेक्ट देखिए 120% आएगी, और इसमें भी गुणे 6 करेंगे तो कितना जाएगा 12 6 72। और इसका मतलब वैसे भी आप देखिए 600 से हमारा बड़ा होना चाहिए था, एक ही ऑप्शन है जो 600 से ज्यादा है। तो ये सोच भी आना चाहिए कि आपको बराबर ऑप्शन को सम्मान देना है, ऑप्शन पे बराबर आपको ध्यान देना है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन दूर दूर होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे 600 आया, अब दोबारा सोचने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि 120% मतलब उसी संख्या के 120%, मतलब उससे ज्यादा पूछ रहा है, तो हमारा आंसर 600 से ज्यादा ही होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर था कितना था 720। तो ये दोनों ही क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में, जो मैंने जो ऑप्शन लिया है वो सारे आपके एग्जाम में ही पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने अलग से दिया है, और उन्हीं ऑप्शन के थ्रू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 5th। चलिए बाकी के जो दो क्वेश्चन है, ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सारे स्टूडेंट को के लिए ये परेशानी का वो क्वेश्चन था। ये ऐसे जो दो क्वेश्चन आए थे, और काफी लोग को ये सब पता ही नहीं था कि ये थ्योरेटिकल बेस पे ये क्वेश्चन ये पूछा गया था। काफी लोग ये भी गलत कर रहे हैं और ये भी गलत कर रहे हैं। और देखिए इसका बहुत ही अच्छा सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, आप विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कर सकते थे। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करती है। जैसे आपको पता होना चाहिए आयत में ये सारे 90 डिग्री बनाता है, तो कहीं ना कहीं जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया, जिसे हम लोग एरिया बोलते हैं आयत का, वो होता है जैसे ये लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है L और B। तो L इंटू B सभी को पता होगा, बताइए सभी को पता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ये AC माइनस AD इस तरीके से जो साइड से एक बार जोड़कर इस प्रकार से दिया और इसको दिया। तो देखिए हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, जब हमारे, जैसे कि मैंने बोला भी इसके पहले कि हमारा ध्यान ऑप्शन पे होना चाहिए। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये मैं पूरा श्योर नहीं बोल रहा हूँ, मैं हमेशा इस बात का आपको हिंट दे रहा हूँ कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आयत में जब आते हैं तो 60 वर्ग इकाई, जहां भी 60 120 ऐसे दिखता है तो चांसेस वही होते हैं कि आंसर हमारा वही रहे, लेकिन पूरा श्योर नहीं। ये आपके लिए जैसे होता नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप पता चला कि आप तुक्का भी मारना होता है तो पता चला अक्कड़ बक्कड़ बम पे बोल कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, कुछ लोग ए लाइन से लगा रहे हैं, कुछ लोग बी लाइन से लगा रहे हैं, कुछ लोग सी लगा रहे हैं, क्योंकि वहां पर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप आराम से कुछ भी कर सकते हैं। वो अलग बात है चेंजेस हो जाए, लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता टेट और के एग्जाम में तो आप कुछ भी लगाकर आ जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो तुक्का भी अगर ऐसा लगाना है तो सोच समझ के लगाइए जहां पर चांसेस हो सही। लेकिन अगर आपको तरीका पता है तो आप एक बार में ही सही लगा सकते हैं और हमेशा आंसर आपका सही आएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको अंडरलाइन किया, क्यों किया, अब उस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे 60 दिखा तो दिमाग में एक चीज बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय, जैसे कोई भी अगर ये आपका समकोणीय त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ध्यान रखिएगा, इसमें अगर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये होगा AC का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर प्लस AD का। लेकिन देखिए सब सॉल्व नहीं करना, क्योंकि सॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा।
हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए थी। जैसे मैंने अपने से सोचा ये 60 है, तो आपके दिमाग में आएगा कि, क्योंकि देखिए ट्रिपल, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो आपको शायद नहीं पता है। जैसे मैंने लिखा 5 12 13, 6 8 10, 3 4 5, ये सारे क्या है, एक ट्रिपलेट है। मतलब आपको ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए कि देखते पता चल जाए। तो ये 13 जो होगा, सबसे बड़ी साइड जो होती है ये हाइपोटेन्यूज की होती है। अब ये 12 पंजे देखिए 60 बना रहा है, लेकिन ये श्योर तब तक नहीं हो सकते जब तक आप इसको रीचेक ना कर लें। ठीक है, चलिए रीचेक किया जाए। अब अगर आप देखें, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमने AC को 13 माना है और AD को, ध्यान रखिएगा, अब यहां पर ये 13 है, या तो ये देखिए ये 5 12 भी हो सकता है, या ये 5 और ये भी 12 हो सकता है, लेकिन ये 13 फिक्स हो गया। ये हम लोग एक मानकर अप्रोच लगा रहे हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, और चांसेस ज्यादा है सही हो जाएगा। अगर टाइम नहीं है तो मार के जरूर आ जाइएगा, 60 ही सही होगा पहली बार। लेकिन मैं आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं कि जल्दी आप कैसे सोचेंगे। तो देखिए यहां पर अगर ये 13 है, तो AC में 13 में से हम क्या घटा देंगे, 8 आ जाए। तो AD की वैल्यू क्या होगी आप खुद बताइए भाई। 13 में से मैं 8 घटाऊंगा तभी तो 5 आएगा, इसका मतलब मैं 13 में से 5 घटाऊंगा तभी 8 आएगा। और कहीं ना कहीं ये जो R12 मैंने लिखा था, इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि यहाँ पर भाई ये 5 होगा और यहाँ पर क्या होगा, 12 होगा। अब अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। आप बोलिए, अगर ये सेटिस्फाइड हो रहा है तो ये भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि AC की वैल्यू 13 है और AD की वैल्यू कितनी आ गई है, 5, और 13 - 5 क्या होता है, 8 होता है। क्लियर। अब यहाँ पर आते हैं, AB की वैल्यू देखिए, हमेशा ध्यान रखना है आयत में आमने सामने की साइड बराबर होती है। अगर ये 12 है तो ये 12 होगा, अगर ये 5 है तो ये 5 होगा, सभी को पता होगा। तो क्या AB की जगह पर मैं 12 रख दूं, बोलिए। और AC आपका क्या है, 13। तो क्या 12 + 13 25 आया, 12 + 13 25। और यहाँ पर अगर ये LHS आ गया बाएं पक्ष, अब दाएं पक्ष में RHS में 5 गुणे AD का मान रख देते हैं। अगर 25 आ गया तो हमारा सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो AD का मान देखिए कितना है, AD का मान 5 है, तो 5 × 5 = 25, देखिए सेटिस्फाइड हो गया कि नहीं। इसका जो हमने सोचा था बिल्कुल सही था, हमारा आंसर क्या था, 60 वर्ग मीटर। कोई भी वेरिएबल को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आप इस तरीके से अप्रोच के साथ सॉल्व कर सकते थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी एक ट्रिक है, ये भी एक जादू है, मैजिक है, जहां पर हम क्वेश्चन को जल्दी से देखकर फाइंड आउट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा अगर वीडियो देख रहे हैं तो अपना नोट भी साथ में बनाते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये तो अगर आपको देखना है तो आप बार बार देखते रहिए। आपको कहीं भी चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप पीछे भी कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, और काफी लोग, क्योंकि यहाँ तक इतना डीपली कोई पढ़ता नहीं, इसलिए काफी लोगों ने ऐसे किए होंगे जिनका अंधी में लग गया, ठीक है, तुक्के में लग गया। नहीं, जो अच्छे से पढ़ कर गया वही लगा पाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना है अगर आपको मेरिट में लाना है तो उन सारे टफ, आसान क्वेश्चन को तो करना ही करना है, लेकिन जो टफ क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को अगर करेंगे तभी आप मेरिट में आगे जाएंगे। और इस बात को आप भी स्वीकार करते हैं कि मैथ्स एक ऐसा पोर्शन है, सुपर टेट या टेट के एग्जाम की अगर हम बात करें, कि ये आपके मेरिट को आगे बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी संस्कृत इसी पे पूरा लगे रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो मैथ्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, इसलिए उनके मैथ्स में कम मार्क्स होते हैं। लेकिन जो सोचिए, जो 18 से 20 क्वेश्चन अगर करके आने लगा, और 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग में भी है सुपर टेट, तो 25 क्वेश्चन ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये 25 क्वेश्चन में अगर आपने 24-25 क्वेश्चन सही कर दिया तो आपका ग्राफ खुद ही ऊपर उठ जाएगा, और आपके पूरे चांसेस है यहाँ पर होने के। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है किसी त्रिभुज के अंतःकेंद्र को इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर को सुनिश्चित किया जाता है। ऑप्शन दिया गया अभिलंबों से, कोणों के अर्धकों से, माध्यिकाओं से, भुजाओं के लंबार्धकों से। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं थोड़ा वो भी सुन लें। अभिलंबों का मतलब होता है एल्टीट्यूड, जिसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। कोणों के अर्धकों से मतलब है एंगल बाइसेक्टर, मतलब जो एंगल को दो बराबर भागों में बांटे। माध्यिका का मतलब होता है कोई भी अगर त्रिभुज है, ध्यान देते रहिएगा, जैसे यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है, माध्यिका का मतलब होता है कि इस सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, और इक्वल में डिवाइड करने के बाद उसका एरिया भी क्या हो जाता है, बराबर भागों में बढ़ जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये लाइन जो होगी, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका मतलब अपोजिट वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे, तो ये जो लाइन होगी इसे हम इसे हम मीडियन बोलेंगे। माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन। ठीक,
मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं सारे सेंटर की बात करूंगा जिससे आप जल्दी से 3-4 मिनट में सीख लें। भुजाओं के लंबार्धकों से, इसका मतलब क्या है, भुजाओं का जो लंबार्धक है ये आपका होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड का मतलब ये होता है कि जैसे ये यहां से इस वाली भुजा पर परपेंडिकुलर भी हो और दो बराबर बराबर भागों में बटे भी, इसका मतलब ये मीडियन नहीं हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब अलग होता है, क्लियर। अब आप आते हैं क्वेश्चन पर। मैंने सारा लैंग्वेज आपको समझा दिया कि अभिलंब क्या होता है। अभिलंब का मतलब होता है सामने जो सामने वाली भुजा पर ये जो एल्टीट्यूड मतलब एक हाइट हो 90 डिग्री पर, जिसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। कोणों का अर्धकों में हमने बता दिया एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, इसीलिए आप लिखते चलिएगा। लेकिन यहाँ पूछा था त्रिभुज के अंतः केंद्र। हमेशा ध्यान रखिएगा जो त्रिभुज का अंतः केंद्र जो बनता है वो हमेशा एंगल बाइसेक्टर, मतलब जो एंगल बाइसेक्टर आप बनाओगे जहां इसकी कटान बिंदु होगी। कोणों के अर्धकों को जब आप मिलाते हैं, सारे लाइन को जब आप मिलाएंगे एंगल बाइसेक्टर को, जहां कटेगा इसी को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, जिसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका आंसर क्या था, बी। लेकिन आपके एग्जाम में अगर ये पूछा गया तो ये सारे पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं उस पर भी बात कर ले रहा हूँ, उसको भी नोट कर लीजिएगा। अगर चलिए इस पर आते हैं, माध्यिकाओं का कटान बिंदु, ध्यान रखिएगा। माध्यिकाओं का अगर कटान बिंदु है तो उसे हम लोग बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलेंगे, केंद्रक। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रॉइड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड। इसको नोट कर लीजिएगा। इसी केंद्रक को गुरुत्व केंद्र भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में अगर ये आया है तो ये भी आने के चांसेस है, इसलिए बता रहा हूं। भुजाओं के लंबार्धकों से का मतलब क्या है, यहां पर अगर आप बनाएंगे तो यहां पर आपका बनता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है बताइए, जो आपका ये भुजाओं के लंबार्धकों से है, इसमें आपको बोलेंगे ये परिकेंद्र बोलते हैं या सरकम सेंटर। परिवृत्त का केंद्र या परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब आप सभी को पता होगा। यहाँ पर जैसे आपने अंतः केंद्र बोला, ऐसे ही लोग इसको हम बोलेंगे भुजाओं के लंबार्धकों से जो जहां पर मिलेगा उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, परिवृत्त का केंद्र, ठीक है। और अभिलंबों का जो कटान बिंदु होगा, जो अल्टीट्यूड होगा उसका जो कटान बिंदु होगा, इसे हम लोग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में लिख लीजिएगा क्या, सरकम सेंटर। अभिलंबों से एल्टीट्यूड का जो होगा इस पे जो बनता है इसे हम लोग बोलते हैं लंब केंद्र। क्या बोलेंगे, लंब केंद्र। और इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आर्थो सेंटर। देखिए बहुत सारे आप YouTube पे सॉल्यूशन देखे होंगे, तो काफी लोग तो ऐसे आंसर बताते हैं और आप याद करते हैं, लेकिन यहाँ मैं लॉजिक पूरा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। वीडियो भले लंबी हो जाए, लेकिन चाहे 1 घंटे की हो जाए, लेकिन आप यहाँ पर जितने भी सोल्यूशन देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन के थ्रू आप बहुत सारे और क्वेश्चन भी सोच सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन सोचिए, अगर मैं चाहता तो यही लगाकर आगे बढ़ जाता तो आपको आप भी रट लेते, लेकिन यहाँ पर अब आपको समझ में आया होगा इसका मतलब क्या था, सभी का मतलब क्या था, कितने केंद्र बनते हैं, 4 तरीके से यहाँ से केंद्र आपका बनता है। सारा आपने नोट कर लिया। अगर कोई पॉइंट छूटा है तो एक बार पीछे रिवाइंड करिए और उसको देखिए, ठीक है। चलिए बाकी के, और ये क्वेश्चन को भी आप स्टार लगा दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आयत की लंबाई 25% की वृद्धि हो जाती है, उसकी चौड़ाई कितने % घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। तो सबसे पहले जो लंबाई, जब भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपका क्षेत्रफल अगर कांस्टेंट है, क्षेत्रफल अगर बराबर समान है, मतलब क्षेत्रफल नहीं बदल रहा है, तो सीधी बात है, आपको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, अभी आपने पढ़ा भी था, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो इसका मतलब ये बताइए, अगर मैं इसको 25% बढ़ाऊंगा और इसको कांस्टेंट रखना है, इसको कांस्टेंट रखना है, तो 100% चौड़ाई घटेगा कि नहीं घटेगा, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल घटेगा। तो इसका हमारा आंसर 25% से कम ही आएगा, कभी भी इससे ज्यादा नहीं आएगा। और कई बार एग्जाम में ऐसा होता है जहां पर हमारा आंसर, अभी मैंने इसके पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसको भी देखिएगा, वो जो आपका एसएससी का जो लास्ट पार्ट था, वैसे फिलहाल आप यूपी चाहे तो अगर वहां देखना चाहते हैं, अगर मैथ सीखना चाहते हैं वहां भी देख सकते हैं, नहीं तो वहां मैंने सिखाया भी था। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था और वहां पर सारे ऑप्शन क्या थे, ज्यादा थे, और एक ही ऑप्शन था इससे कम था। तो यहाँ पे फिलहाल आपके सारे ऑप्शन कम है, तो यहाँ पर आप तरीका सीखना पड़ेगा। तो ये तो तरीका था कि अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, अगर ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप 25% को बदल दीजिए किसमें, फ्रैक्शन में। और इसीलिए 25% की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कितनी, 1/4। जिनको नहीं याद है वो ये देख लें, 25/100 करेंगे, काटेंगे कितना जाएगा, 1/4 ही आएगा। अब बड़ा ध्यान समझिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप देख के लगा सकते थे कि अगर ये नीचे वाला 4 और ये 1 की वृद्धि हो रही है, और इसका मतलब आप क्या करोगे, अगर ये बढ़ रहा है तो ऊपर वाला 1 इसमें जोड़ देंगे
और एक ये रहेगा ही रहेगा, एक इसमें जोड़ देंगे, इसका मतलब चौड़ाई जो हो जाएगी 1/5 घट जाएगी, और 1/5 की वैल्यू क्या होती है 20%। जिसको निकालने नहीं आता 1/5 गुणे 100 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो 20%। ये जो मैं कर रहा हूँ, सोचिए जब आप मैथ्स पढ़ते हैं, जब आप पूरा रिवीजन करते हैं, क्योंकि लास्ट जब एग्जाम होता है तो आपके रिवीजन में ये सब करने की जरूरत थोड़ी ना है। 25% मतलब 1/4, एक जोड़ा 1/5 मतलब 20% आंसर। कितना टाइम लगेगा, तुरंत कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, एक बार आप देख लीजिएगा। और यही चीज अगर कमी होती तो एक घटाकर बढ़ा देते, बात समझ में आ रही, क्योंकि ये घटेगा तो अगला वाला बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो अगला वाला घटेगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल कांस्टेंट है। और इसी टाइप से आपके एक क्वेश्चन और बनता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही बोलता है यदि चीनी के मूल्य को 25% बढ़ा दिया जाए और उसके खर्च को अगर अपरिवर्तित रखा जाए तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, 20%। ऐसा ही सॉल्यूशन। तो जैसा कि मैंने बोला, देखने के लिए भले ही 20 क्वेश्चन है, लेकिन इसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सीख सकते हैं और कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में, 1.27 के ऊपर क्या लगा है, बार। 1.27 के ऊपर बार लगा है और उसका पूछा है कि इसका फ्रैक्शन में वैल्यू भिन्नात्मक मान क्या होगा, तो इसको आपको सॉल्व करना और बताना है। ठीक है, चलिए इसको अगर मुझे करना होगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करिए, 127 ऐसे लिख लीजिए पूरा, और जितने पे बार लगा रहता है, जितने पे बार लगा रहेगा 2 अंकों पर, तो 99 नीचे लिख लेंगे। और अगर आपके पूरे पे बार नहीं लगा, यहाँ दशमलव है, तो 127 में से जितने पे बार नहीं लगा उसको घटा देंगे, तो आपका आ जाएगा 126/99। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप 9 से काट दीजिए, 9 1 कम 9, ठीक है, 9 चौक 36, और इसको काटेंगे कितना जाएगा 11। तो ये बताइए आंसर कितना आ गया, 14/11। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन और बनते हैं, लेकिन ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर था 14/11, और यहाँ उल्टा तो ये होगा ही नहीं, तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर लगाना है तो सबसे पहले यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या है कि किसी वृत्त के अंतर्गत, मतलब जैसे ये आपका क्या है, एक वृत्त है, और इस वृत्त के अंतर्गत क्या बनाया गया है, एक रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है मैं बता रहा हूँ। रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसमें 6 भुजाएं हैं, और इस तरीके से ये मैंने फिगर बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि ये जो, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको पूरा मिला दूँ, ये सेंटर होता है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसको सर्कल से बनाऊंगा तो आप बोलोगे ये आर होगा स्मॉल आर, और यहाँ से ये भी अगर मैं मिला दूंगा तो आप बोलोगे ये भी स्मॉल आर होगा यहाँ से। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो रेगुलर हेक्सागन जिसे हम बोल रहे हैं समष्टभुज, इसका मतलब ये होता है जिसमें सारी भुजाएं क्या हों, सारी भुजाएं बराबर हो। जब सम लग जाएगा, समष्टभुज या नियमित बोलते हैं, नियमित रेगुलर हेक्सागन, तो वहां पर सारी भुजाएं बराबर हो जाते हैं अंदर, और अंदर के क्या होते हैं, सारे एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा, और जो परिमाप है ए के फॉर्म में नहीं है, परिमाप जो है आर के फॉर्म में है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब इन सभी को आप सेंटर से जब ऐसे मिलाएंगे, ये इधर आएगा, जब सेंटर से आप ऐसे मिलाएंगे तो सारी चीजें, तो ये सारा आर फॉर्मेट होगा, फॉर्मेशन बनेगा। ये सारा एक हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जो बनेगा 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, 6 समबाहु त्रिभुज बनेगा। मतलब ये जो तीनों भुजाएं होंगी, ये आपकी तीनों ही क्या होंगी, आर 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 स्मॉल आर में। तो इसका मतलब जो इसका अगर मुझे परिमाप निकालना होगा तो देखिए 6 भुजाएं हैं, तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 6 आर। तो ये क्वेश्चन था। और इसका मतलब अगर मान लीजिए कभी कभी ये वृत्त न दिया हो, और एक पॉइंट और मैं बता दे रहा हूँ, कभी कभी पूछ लेता है, इसकी भुजा दे देगा और बोलेगा समष्टभुज रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या होगा, तो इसका भी फार्मूला रख लीजिएगा। इसका फार्मूला होगा, कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे 6, और समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 a²। तो इसको आप चाहे नोट कर लीजिएगा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6R। चलिए यहाँ पर पूछते हैं, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है सबसे छोटा भिन्न क्या होगा। तो इसमें जो सबसे छोटा भिन्न है, इसको निकालने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चनों को देखना होगा कि ये आपका जो भिन्न है, ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मतलब ये है कि प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये है कि आपका ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है, जो हर होगा, अंश से क्या होगा, बड़ा होगा। और सभी जगह देखिए प्रॉपर ही फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम लोग बोलेंगे, जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो आपका क्या होगा,
अगर ये उल्टा हो गया, मतलब अंश अगर आपका बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर में आपका क्या हो गया, डिनोमिनेटर में अगर आपका वो छोटा हो गया तो आपका हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसको, उसकी जो हिंदी होगी उसे हम लोग बोलेंगे उचित भिन्न, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं अनुचित भिन्न। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। तो आपने देखा कि ये उचित भिन्न है सारा। तो इसका जो तरीका होता है करने का, ध्यान दीजिएगा, इन सभी बीच का डिफरेंस, इनका अंतर देख लीजिए, और इनके अंतर का जो भी अंतर आएगा इसके अंश में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और वहां से हम पता लगा लेंगे। चाहे आप आरोही निकाल सकते हैं, चाहे अवरोही क्रम निकाल सकते हैं, सबसे बड़ा निकाल सकते हैं, बीच में क्या होगा, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो 6 आपका अगर अंश है तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 5। ठीक है, तो ये आपका लगभग 1.2 लगभग आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 13 लिख लिया, और इसका अंतर कितना है, इसका अंतर आपका है 5। तो इसका अंतर है आपका 5, तो 5 अगर करेंगे तो लगभग ये आपका आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 संग 30, 2.6 आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ 15 लिख लिया, और 15 के बाद इसका डिफरेंस कितने का अगर देखें तो 7 का है, तो ये आपका आ जाएगा 7 दूनी 14। और वैसे भी देखिए जो बड़े वाले नंबर आ रहे हैं उनको देखना ही नहीं है, क्योंकि हमसे पूछ रहा है सबसे छोटा भिन्न, जरूरी नहीं कि हम दशमलव में ही निकालें। अगला आता है, अगले पर आते हैं, 19 लिख लिया, इनके बीच का डिफरेंस चलिए देख लेते हैं। इनके जो बीच का डिफरेंस है 17। अब देखिए ये 1 पॉइंट लगभग आ रहा है, तो 1 पॉइंट कितना आ रहा है इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये इसको एक बार ले जाएंगे तो 2 बचा, तो 1.1 आएगा। ध्यान रखिएगा, ये 1.2 आ रहा है, ये 1.1 आ रहा है। तो अभी इन दोनों में जो सबसे छोटा दिख रहा है कौन सा दिख रहा है, ये वाला 19/36, 19/36। अब अगला देख लेते हैं 5/6 में, तो इसमें जो डिफरेंस है ये तो 5, सॉरी ये 5 आएगा, इसका डिफरेंस कितना है 1, तो यहाँ तो 5 आ गया। तो सबसे छोटा कौन सा था, 19/17, 19 वाला कहाँ था, यहाँ पर। तो ये जो सबसे छोटा होगा ये हो जाएगा 19/36, हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता सबसे बड़ा कौन सा भिन्न होगा तो आप बता देते कौन सा, 5/6। और इस तरीके से आपके एग्जाम में आरोही क्रम, अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों ही पूछा जाता है। और ये आपका, अगर जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी की, उसका फेवरेट क्वेश्चन है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आपके ये 10 क्वेश्चन हो गए। 11 क्वेश्चन है, ये आपका अलजेब्रा से है, बीजगणित से है। यहाँ पर आपको गुणनखंड निकालना है। तो देखिए जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो अपने से आप चाहें तो x y z का मान कुछ भी रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो x y z का मान 1 रख दीजिए, यहाँ से 1 रखिए, सभी का मान 1 रखिए, जो भी आंसर आएगा सभी में फिर 1 रख कर देखिए, चेक करिए कौन सा ऑप्शन टैली कर रहा है और वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये भी करिए कि ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 1 रखेंगे कहीं ना कहीं सॉल्व करेंगे, 2 रखेंगे, जैसे संख्या बड़ी होती जाएगी कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीजें जीरो हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, अगर मान लीजिए मैंने इसको आप करिएगा और आंसर टैली करिएगा आएगा। आप मान लीजिए x और z को जीरो कर देते हैं, x बराबर z बराबर अगर मैंने जीरो कर दिया, यहाँ देखिए ये भी जीरो हो गया, मैं रफ कर रहा हूँ ध्यान रखिएगा, x और z जीरो कर दिया और y को वही रहने देता हूँ। देखिए x जैसे जीरो करूंगा तो ये हट जाएगा, यहाँ से देखिए ये पूरा हट जाएगा, और x और z में कोई भी जीरो करूंगा तो ये पूरा हट जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या है, -y²। अब हम लोग ऑप्शन में आते हैं, तो x और z जहां है वहां जीरो कर दिया जाए। तो देखिए ये वाला z जीरो हो गया, यहाँ पर x जीरो हो गया, यहाँ पर देखिए z जीरो हो गया, x जीरो हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये +y × y, तो ये क्या y² आ रहा, लेकिन हमें चाहिए क्या -y², इसका मतलब ये हो नहीं सकता। अब मैं रद्द नहीं कर रहा हूँ, अब यही देखिएगा समझ में आ जाएगा, x वाला जीरो हो जाएगा, ये z जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और -y × -y फिर +y² आ गया, मुझे तो चाहिए -y²। फिर x जीरो हो गया, z जीरो हो गया, x जीरो हो गया, z जीरो हो गया, प्लस y × -y, तो ये -y² आ जाएगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सी। ऐसे यहाँ देखिए अगर जीरो हो जाएगा, यहाँ तो होने की बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर +2 है, सॉरी -2 और माइनस ही है, तो क्या जाएगा +2y²। और ये बस एक बार आप देखेंगे तुरंत लगा देंगे, तो हमारा जो इसका आंसर था सी ऑप्शन। और ऐसे एक क्वेश्चन इसके बाद मैं बताऊंगा 13वां नंबर क्वेश्चन, वहां पर ऐसे बीजगणित का एक अच्छा सा क्वेश्चन और आया था, वहां पर भी मैं आपको एक डिटेल में और जल्दी कैसे करेंगे वो दोनों तरीके बताऊंगा। एक क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम से आया था, और आपको पता है नंबर सिस्टम से हमेशा क्वेश्चन आता है, और कहीं ना कहीं ये दोनों का है, मतलब एवरेज भी पूछ लिया गया और नंबर सिस्टम दोनों आपसे पूछ लिया गया। बोला गया प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 9 प्राकृतिक संख्या अभाज्य संख्याओं का औसत के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्या क्या होगी, पहले उसको लिख लेते हैं, और उसके बाद उनको जोड़कर जितनी भी संख्या रहेगी उससे भाग दे देंगे, हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या क्या होता है ध्यान रखिएगा, एक आपका अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है,
2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19 और 23, ये सबको जोड़ लिया जाए। तो इनको अगर हम लोग जोड़ेंगे, देखिए कितना आ रहा है, 5 3 8 2 10, 10 10 7 17 और 17 और 11 कितना हो जाएगा, 28, 28 10 38, 38 3 41, 41 10 51, 51 7, 51 7 कितना हो गया, 58, 58 और ये 58 और 20 मान लीजिए कितना हो जाएगा, 78 और एक कम कर दें 77, और 77 और 23 कितना हो जाएगा आपका 100। ये टोटल जो 100 आ गया, और कितनी संख्या थी 9, तो 100/9, और 100/9 तो आपको अच्छे से याद होगा परसेंटेज में, 11 से ही 1/9 पर उधर परसेंटेज होता है, तो 11 से 1/9 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी काफी क्लोज दिया है, 2/9 1/9, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो यहाँ पर नंबर सिस्टम में अभाज्य संख्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, और वो 2 फैक्टर या तो वो संख्या खुद होती है, या मतलब जो 2 संख्याओं से कटे, या तो 1 से कटे या खुद से कटे। जैसे 2 क्या होगा, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, ठीक है। और उसके इसलिए एक आपका अभाज्य संख्या नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे 4 अगर मैं पूछूंगा अभाज्य है कि नहीं, तो आप बोलोगे नहीं, क्यों, क्योंकि 4 में 4 खुद से कट रहा है, 1 से कट रहा है, लेकिन उसके अलावा 2 से भी कट रहा है। तो ध्यान रखना है अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ये आपके 11 और 12 नंबर क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग आते हैं 13 नंबर। सबसे पहले क्या करना है, इसको ट्रिक से पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी और एक्स वाई जेड सभी का मान क्या रख देना है, 1 रख देना है। और यहाँ से आपसे y का मान पूछ रहे हैं, जिसका मतलब जब आपने सभी का मान 1 ले लिया है तो y का मान 1 आना चाहिए। तो इसका हमारा दिए गए ऑप्शन में 1 रखने पर अगर जो ऑप्शन 1 दे देगा वही आंसर होगा। तो चलिए चेक कर लिया जाए। एक्स जेड का मान अगर मैं 1 × 1 रखूंगा 1, और 1/2 आएगा यहाँ से, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ पर अगर रखूंगा तो ये 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये तो इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ पर भी देखिए ये कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, तो 1/3 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगर 2 × 1 × 1 2, और यहाँ से देखिए 1 + 1 क्या आएगा 2, और ये कट जाएगा आपका, क्या जाएगा 1। मुझे चाहिए क्या था, हमें तो 1 ही चाहिए था। तो क्वेश्चन क्या था, 1 सेकंड मतलब कम से कम 2 से 3 सेकंड का क्वेश्चन था, बस आपको वैल्यू पुट करना था और तुरंत लगाना था। ये तो मान लीजिए इसका आपका ट्रिक हो गया कैसे जल्दी लगाना है। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में सॉल्व करते हैं। इसका जो डिटेल मेथड होगा वो क्या होगा, उसको बात करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, के, क्योंकि सभी बराबर है, के मान लेते हैं। तो a की पावर x बराबर क्या होगा, k। तो a की पावर x बराबर अगर k होगा, तो a बराबर जो होगा, जो भी पावर होगा वो k की पावर 1/x है। ऐसे ही b बराबर जो आ जाएगा, k की पावर 1/y आ जाएगा, और c बराबर आ जाएगा k की पावर 1/z। ये सारी वैल्यू आ गई, और सभी की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दीजिए। तो b² बराबर ac है, तो b² बराबर ac में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो b का मान कितना है, k की पावर 1/y, तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k की पावर क्या जाएगा 2/y। और a × c का मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, अगर बेस सेम है, आधार सेम है, तो पावर जुड़ जाएगा, k की पावर 1/x + 1/z। और जैसे बेस सेम हो गया तो आप खुद बताइए क्या 2/y बराबर 1/x + 1/z है। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर आ जाएगा, y बराबर 2xz/x + z। यही आपका आंसर आ रहा था। तो ये आपका डिटेल मेथड था, तो आप इस तरीके से भी कर सकते थे। और इसका मैंने 2 तरीका बताया। उम्मीद है कि इस पहले वाला तरीका ही ज़्यादा पसंद आया होगा, उस तरीके से आप जल्दी लगा सकते थे। लेकिन बेसिक भी आपको आना चाहिए, किस तरीके से हम लोग बेसिक पे काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, y बराबर 2xz/x + z। ये आपका डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए 14 क्वेश्चन पढ़ते हैं, और यहाँ पर भी मैं आपके सामने 2 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बताऊंगा कैसे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए मैं इसीलिए वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैं कुछ चीजें और नहीं बता, नया चीज बता रहा हूँ जिससे आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए ये सोचकर आप इसको ना पढ़ते रहिएगा कि ये सिर्फ सुपर टेट 2019 के ही क्वेश्चन है, इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर इसके बाद इसको सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक समलंब चतुर्भुज जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है। तो फिर पूछा है आपसे इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो इसका अगर पूछ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं। तो समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है कि 2 पैरेलल साइड हो और 2 अनपैरेलल साइड है, इसी को हम ट्रेपीजियम बोलेंगे। मान लीजिए ABCD है,
और जो समांतर, ये समांतर है, तो इसकी जो लंबाई दी है, लेंथ दी है, वो क्या दिया है, ए भी दिया है। और फिर बोला है इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु, मतलब जो ये असमांतर वाली भुजाएं हैं, इसके मध्य बिंदु को अगर हम मिला देंगे, तो पूछा मान लीजिए अगर आपका CD हो गया, ये EF हो गया, तो यहाँ से EF की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो EF की वैल्यू क्या होगी। देखिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप पूरा जाएंगे ज्योमेट्री में तो इसका पूरा प्रूफ भी होता है ये कैसे आता है। यहाँ से आप इसको मिला लें, तो यहाँ से सिमिलरिटी से ये वाली लेंथ निकाल लें, फिर एक बार यहाँ से ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में सिमिलर से ये निकाल लें मध्य बिंदु और मिड पॉइंट थ्योरम से, तो इतना इतना अगर आप निकाल लेंगे तो डायरेक्ट जब आप निकालेंगे तो EF की जो वैल्यू आएगी, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसका जो समांतर भुजाएं हैं इसका सम और बाई 2, इसको आप पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ जो हमारा आंसर था a प्लस बी बाई 2 था, क्या था, a प्लस बी बाई 2। और जैसा कि मैं बोला था इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या है ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और क्या बनता है, इसको नोट कर लिया आप। एक क्वेश्चन एक आपका ये भी बनता है कि अगर हम दोनों ही, मतलब मैंने क्या किया, दोनों विकर्णों को आपस में मिला दिया, और एक क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि अगर दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु, मतलब ये वाले विकर्ण का मान लीजिए मध्य बिंदु यहाँ है और इसके विकर्णों का मध्य बिंदु यहाँ है, तो इनके विकर्णों के मध्य बिंदु को अगर आपस में मिला दे जैसे ये वाली, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी। तो मान लीजिए अगर इसकी लंबाई की बात करें, ये mn है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, mn की वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो इसका भी पूरा प्रूफ होता है। तो इसका अगर आप निकालेंगे तो ध्यान रखिएगा a माइनस बी, तो a माइनस बी, देखिए फिलहाल मैं इसको b यहाँ लिखा हूँ, तो आप चाहें तो जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी तो उसको हम पहले लिखेंगे, तो b माइनस ए बाई क्या हो जाएगा 2, या a माइनस बी बाई 2, वो मान लीजिए इसमें मैंने उल्टा कर दिया, मैं इसको a इधर कर दे रहा हूँ, इसको b इधर कर दे रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी बाई 2 आ जाएगा। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन देखिए ये भी दिया था, और ये कब होगा, शायद में भी आपके आने वाले सुपर टेट के एग्जाम में याद है। तो यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन हो गए 13 और 14। अब हम लोग आते हैं 15 और 16। उम्मीद है देखिए कमेंट और भी आप करते रहिए अगर आपको पसंद आ रहे हैं सारे सोल्यूशन, और कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन के लिए भी कहीं नहीं जाना है, आप यहीं पर क्वेश्चन देख रहे हैं और इसी के साथ लगा भी रहे हैं। और जहाँ भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको इंग्लिश लैंग्वेज भी यूज कर रहा हूँ, जैसे समांतर भुजा का मतलब क्या है, ये पैरेलल लाइंस होती हैं, तो उससे भी आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका सांख्यिकी, जिसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, तो यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, और यहाँ से आपसे पूछा गया था कि 6 छात्रों की आयु वर्षों में आपका ये इस तरीके से दिया गया है, और उसके बाद पूछा गया था आपसे मीडियन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, ठीक है। तो यहाँ पर माध्यिका निकालने का जो तरीका होता है, तो पहले उसको समझ लीजिए। माध्य अगर निकालना होता है जिसे हम लोग बोलते हैं माध्य को हम लोग बोलते हैं मीन, तो मीन में क्या करना होता है, सभी को जोड़ देते और जितनी भी संख्या होती है उससे डिवाइड कर देते हैं, डायरेक्ट आपका क्या जाता है मीन। और देखिए यहाँ पर तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान समझना है, एक तो आपका मीडियन जिसे हम लोग माध्यिका बोलते हैं, एक आपका मीन होता है जिसे हम लोग माध्य बोलते हैं, और एक आपका बहुलक होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोड, ठीक, मोड। तो अभी हम लोग इसको भी देख लेंगे, चलिए पहले हम लोग इस पे देखते हैं। देखिए माध्यिक बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब ये होता है दिए गए आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही आपका बहुलक कहलाएगा, ठीक है। और माध्य का मतलब सभी को जोड़कर जितनी भी संख्या है उससे डिवाइड कर दे, डायरेक्ट माध्य आ जाएगा। लेकिन माध्यिका निकालते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आपके नंबर, जो भी संख्याएं गिवन हो, चाहे जो भी आयु वर्षों में दी है, तो सबसे पहले उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है मतलब छोटे से बड़े की ओर, मतलब सबसे छोटी संख्या क्या, पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, 12, फिर 13, 14, 16, 18, 19, बात समझ में। सबसे पहले ये काम करना, देखिए कोई फार्मूला मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर माध्यिका का निकालने के लिए। अगर ये बताइए अगर ये 5 संख्याएं होती तो माध्यिका का मतलब होता है पहले अरेंज करना, और जो बीच वाली संख्या होगी वही माध्यिका कहलाएगी। तो अगर 5 संख्या होती तो देखिए 12, 13 इधर है, 16, 18 है, बीच वाली संख्या क्या होगी 14, तो 14 आपकी क्या हो जाती, मीडियम हो जाती, माध्यिका हो जाती। लेकिन आपसे ये पूछा नहीं था क्योंकि आपके पास 6 संख्याएं हैं, तो अब 6 संख्या अगर हो जाएगी तो ये बताइए बीच में संख्या कहाँ आएगी, बीच में कहीं ना कहीं 14 और 16 के बीच में आएगी, और 14 और 16 के बीच में क्या आएगा 15, तो हमारा जो माध्यिका होगा वो हमारा क्या होगा 15, ठीक। अगर विषम होगा तो आराम से मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका सम संख्या, सम के फॉर्म में 6 संख्या, 8 संख्या, 10 संख्या है,
तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा और तुरंत आप बता देंगे जो बीच वाली संख्या होगी वही माध्यिका होगी। फिर से एक बार बता दूं, सबसे पहले इसको अरेंज करिएगा तभी आप करिएगा। अगर इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ से एक ऑप्शन देखिए, अगर इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे तो 16 और 18 के बीच में क्या आएगा 17, तो एक ऑप्शन देखिए 17 भी, तो एग्जामिनर ऑप्शन देगा अगर ऐसे जो गलती करेगा। अब चलिए 16 क्वेश्चन पर आते हैं, और ये आपके फार्मूले पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी 2 की वैल्यू दे देगा, एक का मान पूछ देगा। तो इसका डायरेक्ट आप फार्मूला नोट कर लीजिएगा कि जो आपका बहुलक होगा, बहुलक को अभी मैंने बताया इंग्लिश में क्या बोलते हैं मोड, तो जो बहुलक होगा ये होगा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका मतलब होता है मीन। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं। और यहाँ पर इस तरीके से नहीं दिया है, यहाँ पर डायरेक्ट दिया है, देखिए 3 माध्यिका बराबर अगर मुझे लिखना होगा तो बहुलक प्लस 2 माध्य, बहुलक प्लस 2 माध्य, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। अब आपके सामने एक समस्या आ रही होगी कि यहाँ पर कई बार ऐसे होते हैं कि कई बार उल्टा कर देते हैं, 2 इधर कर दिया 3 इधर कर दिया, तो यहाँ पर आपकी गलती हो सकती है। तो मेरी इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन और माध्यिका को बोलते हैं मीडियन। और वैसे भी अगर देखें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि मोड हमें निकालना रहेगा, तो माध्यिका जहां पर देखिए, जहां पर अगर 3 लगा है तो 3 के साथ कभी भी माध्य नहीं आएगा, कई लोग उल्टा लिख देते हैं। तो 3 के साथ जो बड़ा दिख रहा होगा, जैसे मीडियन में देखें काफी ज्यादा लेटर है और यहाँ कम है, तो जो ज्यादा होगा वो माध्यिका के साथ जाएगा, मतलब 3 ज्यादा है माध्यिका के साथ लगा रहेगा, और 2 कम है तो ये किसके साथ लगा रहेगा माध्य। इसको अपने तरीके से सोचे कि भाई गलती ना हो, मतलब फार्मूला अगर याद करते हैं, अगर सही तरीके से याद करें तो कभी भूलेगा नहीं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए जो आपके, और केंद्रीय प्रविष्टि का मतलब वही है कि जो आपके मेजरिंग वाले होते हैं, सेंटर टेंडेंसी इसका इंग्लिश होता है, तो इस तरीके से आपका इस पे क्वेश्चन बनता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, तो लगभग हमारे लोग के पास 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग 4 क्वेश्चन और करने वाले हैं, और काफी सारा मैं इधर भी देख रहा था कि जो 20 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, कोई भी 20 क्वेश्चन के कोई भी सोल्यूशन पूरी तरीके से कराया ही नहीं। तो मैं आपके सामने जो सोल्यूशन करा रहा हूँ पूरा का पूरा आप सोल्यूशन देख सकते हैं, और आप देखेंगे तो इसके हल आपको देखने में खुद ही पसंद आएंगे। और चलिए फिर 17 और 18 करते हैं, क्योंकि वीडियो अब लंबी हो रही है तो इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हम लोग को यहाँ सीखने के लिए आए हैं, तो जितना भी टाइम मिले, टाइम लग रहा है लगने दीजिए, लेकिन हाँ यहाँ पे जो सीख कर जाएंगे तो हमेशा याद रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से, लाभ और हानि से लिखा है, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी। और यही चीज उल्टा भी पूछ सकता है, क्रय मूल्य पर दे देगा फिर विक्रय मूल्य पर पूछेगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, कुछ भी याद नहीं करना, बस मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं क्या है, प्रतिशत हानि पूछा है, तो यहाँ पर जब भी क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो जब भी हानि होगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हानि में हमेशा सीपी क्या होगा, एसपी से बड़ा होगा। जब लाभ होता है तो एसपी बड़ा होता है, एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य, और सीपी का मतलब क्या होता है क्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलते हैं सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य को, और इसको क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करिए, किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो 20% को बदल दीजिए फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो क्या 1/5 आएगा। और यहाँ पर बोला है विक्रय मूल्य पर, वैसा आपको अच्छे से पता है कि लाभ और हानि जब भी हम निकालते हैं, हमेशा प्रॉफिट या लॉस या लाभ या हानि जब भी हम लोग निकालते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लेकिन एग्जामिनर अगर बोल दिया कि विक्रय मूल्य पर है तो इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन, अब ये 5 जो होगा, ये 5 यूनिट जो होगा, क्या ये एसपी होगा कि नहीं, एसपी होगा। तो इसका अगर मुझे सीपी पता चल जाए तो हमारा काम बन जाए। अब ये नहीं कि अगर हानि हो रहा है तो आप क्या कर देंगे, घटा देंगे, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर याद किए तो गलती होगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से याद किए कि अगर हानि होता है तो सीपी हमेशा एसपी से बड़ा होगा, तो कभी गलती होगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि इतना तो पता चल गया भाई नीचे वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, एसपी होगा। अगर ये क्रय मूल्य पर दिया होता तो ये 5 यूनिट क्या हो जाता, सीपी हो जाता। जब एसपी दिया, विक्रय मूल्य दिया, तो ये 5 यूनिट क्या कहलाएगा, एसपी कहलाएगा। अब आपको पता है कि भाई जब हानि होगा तो सीपी बड़ा होगा, तो सीधी बात है ये एक जोड़ेंगे घटाएंगे, बोलिए बोलिए, तो एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। तो इसका मतलब सीपी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। अब आप ये बताइए, अगर मुझे हानि तो हमेशा एक ही रहेगा, चाहे आप क्रय मूल्य पर निकालो चाहे विक्रय मूल्य पर निकालो, तो एक की तो हानि हो रही है, लेकिन अब सीपी पे निकालना है, तो सीपी कितना हो गया, 1/6 गुणे 100। और वैसे भी आपको परसेंटेज में सारी वैल्यू याद होनी चाहिए कि 1/6 की वैल्यू क्या होती है, 16 सही 2/3%।
लेकिन आंसर इस फॉर्म में दिया नहीं है। तो 16 3 48, 48 2 50, 50/3%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आपको, जैसे कुछ लोग याद करते हैं ना कि अगर लाभ है तो एसपी माइनस सीपी होता है, विक्रय मूल्य माइनस होता है, हानि होता है तो ये माइनस होता है। तो इस तरीके से आपको याद नहीं करना, बस इतना याद रखना है कि लाभ होगा तो एसपी बड़ा होगा सीपी से, और जब हानि होगा तो सीपी बड़ा होगा एसपी से। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 18। ये आपका क्वेश्चन जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज से है, तो एक बार इसको पढ़ लिया जाए। तो क्वेश्चन जो है ये है कि एक धन मतलब कोई भी मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है। तो पहले मैं इसका ट्रिक बताता हूँ, फिर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या होता है। 15 वर्ष में इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। 15 वर्ष में कितना हो रहा है? 2 गुना। अब ध्यान रखना है, फिर आगे बोला कि ये 8 गुना कब हो जाएगा? तो 8 गुना का मतलब होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। तो बस आपको क्या करना है, इस 15 का मल्टीप्लाई इस 3 में कर देना है। तो 15 3 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 वर्षों में। ये हमारा आंसर। ठीक है, अगर ये 16 होता तो क्या करते? 2 की पावर 4, तो 15 चौका कितना हो जाता? 7 हो जाता। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 45। अब ये क्यों हो रहा है तो उसको भी देख लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए हमारा मूलधन P है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 15 वर्षों में अगर ये जो प्राइस है, बोला ना एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जा रहा है, जो भी मूलधन है उसका 2 गुना हो जा रहा है। मतलब मूलधन अगर 1 यूनिट है तो इसका 2 गुना हो जा रहा है। और इसकी खासियत क्या है, ध्यान दीजिएगा। खासियत ये है कि अगर ये 15 वर्ष होने में 2 गुना लग रहा है, तो यहां से इस 2 का 2 गुना क्या होगा? 4। तो ये 4 होने में फिर 15 वर्ष लगेगा। बात समझ में आ रही नहीं? इस 2 का दुगुना होने में, मतलब 1 से 2 गुना होने में लगा, और 2 से दुगुना कितना लगा? 4। और 4 का दुगुना कितना होगा? 8। मतलब हर बार आप जब 2 गुना करते जाओगे, हर एक जो ड्यूरेशन होगा ये वाला, हर 15 वर्षों का होगा। 15 वर्षों का, ये भी 15 वर्षों का। तो ये बताइए, अब शुरुआत से पूछ रहा है, तो शुरुआत से अब ये कितना हो गया? 8 गुना हो गया। तो ये पूरा 8 गुना हो गया। तो पूरा 8 गुना होने का मतलब क्या हो गया? 15 15 15। तो कितना हो गया? 15 30 45। तो ये तो तरीका था करने का, लेकिन उस तरीके से अगर देखा जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट आप क्या करते? 8 2 का क्यूब 15 3 45। पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट देखते ही लगा देते। हमारा आंसर क्या आता है? 45 वर्ष। तो लगभग हम लोग एंडिंग की ओर हैं, और हम लोग अब हमारे लोग के पास बस अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं। और उम्मीद है 18 क्वेश्चन तक आपने पढ़ते पढ़ते आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और उम्मीद करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप कमेंट करेंगे, और आप जो भी होगा आपको लगता है कि हाँ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर आप लेकर आइए सीरीज, तो मैं उसको भी लेकर आऊंगा। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक अगर आप देख रहे हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन जो है, यदि 2 शंकुओं जिसको लोग बोलते हैं कोण की ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, और उनके व्यास में जो अनुपात है 4:5 है, उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। तो पहले तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका फार्मूला होता है ये। तो ये बताइए, अगर वॉल्यूम मुझे निकालना है V1:V2, तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखिए ये कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मुझे V1:V2 जिसे हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम आयतन, अगर V1:V2 निकालना है, तो ये बताइए दोनों में 1/3 पाई कटेगा नहीं, क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं। तो डिपेंड किस पे कर रहा है? व्यास। देखिए अब काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ व्यास दिया है और यहाँ पर त्रिज्या दिया। r का मतलब क्या है? त्रिज्या। तो देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा, चाहे व्यास दे, व्यास मतलब डायमीटर, चाहे व्यास दे चाहे त्रिज्या दे, बात एक ही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, r² h का रेशियो बताना है। तो इसका मतलब देखिए पहले तो हम लोग r² पे काम करते हैं। तो व्यास का मतलब, व्यास का हम लोग त्रिज्या से ही रिलेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 4/4, ठीक है, ये r² हो जाएगा 4, क्योंकि इसका r² करना पड़ेगा। और उसके बाद व्यास में जो अगला वाला रहेगा व्यास, ध्यान रखिएगा, वो 5/5 होगा। अपान में कर रहे हैं। अब हाइट पे आते हैं। हाइट कितना होगा? 4। हाइट अगर देखा जाए, सॉरी, हाइट में शुरुआत वाला क्या है? 1 है, और यहाँ नीचे क्या है? हाइट 4, क्योंकि रेशियो निकाल रहे हैं। फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर देखिए व्यास जो होगा शुरुआत में ये r² होगा, तो 2 बार 4 लिखा। और यहाँ पर व्यास क्या है? 5 है, तो इसको 2 बार 5 लिखा, क्योंकि r² है। इसमें जब हाइट पे आएंगे तो पहले वाले के लिए 1 यूनिट है, और दूसरे के लिए क्या है? 4 यूनिट। अब इसका रेशियो निकाल लें। अब आप सोच रहे हैं ये कहाँ गया? ये तो कट ही जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग देखेंगे, तो 4 से 4 कट गया, तो 4/1 क्या जाएगा? 4:2, 5×5 = 25, तो 4:25 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो 19 क्वेश्चन का जो 19 क्वेश्चन का आंसर क्या था? ए था। तो ऐसे भी क्वेश्चन, रेशियो वाले क्वेश्चन मेंसुरेशन से, क्षेत्रमिति से पूछे जाते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो 20 नंबर क्वेश्चन है,
ये मैंने जानबूझकर लास्ट में लिया है, क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन एक बार में आप अगर लाइन से कर दें तो एक दो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को उस समय आप ना अटेम्प्ट करिए, क्योंकि उस समय अगर मान लीजिए इसमें आपने टाइम ले लिया तो टाइम ज्यादा चला जाएगा, तो पता चला बहुत सारे आसान क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। कोई भी एग्जाम में, टेट के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे एसएससी के एग्जाम में कुछ भी हो, आप पहला काम क्या करिए, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है जिससे लगता है कि हम जल्दी कर सकते हैं, पहले उनको अटेंड करिए, और बाद में जो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लग रहा है उनको फिर लास्ट में लीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को, लास्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी पे हम लोग ये एंडिंग करेंगे। तो चलिए लिखा है b के किस मान के लिए असमीका b² + 8b, ये इसका मतलब होता है ग्रेटर आर इक्वल टू, मतलब ये वाला पोर्शन जो होगा इससे क्या होगा, बड़ा भी होगा, बराबर भी हो सकता है। क्या ये सत्य है? किसके लिए सत्य है? ये कंडीशन दिया है। अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए देखिए, इसको लगाने का जो तरीका होगा उसको समझते हैं। बड़ा आसान था ये भी क्वेश्चन, बस क्या करना था, वैल्यू पुट करना था और लगाना था। देखिए कैसे लिखा है, b के किस मान के लिए ना, तो यहां से अगर ये बताइए, मैं पहली कंडीशन पे आता हूं, पहले कंडीशन पे अगर आया जाए तो ये बताइए, यहां पर लिखा है b ग्रेटर आर इक्वल टू -5, तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन पे एक चीज को ध्यान समझते हैं, ये आपका 0 होता है, ये 1 होता है, इस साइड 2 3 ऐसे ही चलता जाता है, और इस साइड का होता है -1 -2 -3 -4। अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 और 2 में कौन बड़ा है, तो आप आराम से बता दोगे 3 बड़ा है, लेकिन यही चीज अगर यहाँ पर -3 और -2 में पूछा जाए कौन बड़ा है, तो काफी लोग जल्दबाजी में गलती कर देते हैं और -3 बोल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, -3 और -2 में कौन बड़ा है, -2 बड़ा है। तो मतलब जैसे जैसे इस साइड आप आते जाएंगे ये वाली संख्याएं छोटी होती जाएंगी। क्यों बता रहा हूँ समझिएगा ध्यान से, क्योंकि वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ लिखा है b ग्रेटर आर इक्वल टू -5, तो b ग्रेटर आर इक्वल टू -5 का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू -5 हो सकती है, -5 से बड़ी होगी। अब -5 से बड़ी का मतलब ये नहीं कि -6 रख देंगे, यही समझा रहा था, क्या रखेंगे, -4। तो यहाँ चलिए, यहाँ पर अगर मैं -4 रखकर कोशिश करता हूँ यहाँ लगाने की, तो b², यहाँ पर b की वैल्यू अगर मैं -4 रखूंगा, b की वैल्यू -4 रखूंगा, देखिए क्या है, -4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 प्लस में आएगा, और देखिए -32, 8 चौक 32, क्योंकि माइनस में है तो ये -32 हो जाएगा। ये कितना है, -16 आया, LHS मतलब इतना वाला पोर्शन आया -16। चलिए इसको भी सॉल्व कर लिया जाए, तो यहाँ पर देखेंगे तो 9 चौक 36, ये -36 आ जाएगा, और +14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, +14। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो -36 और +14, तो -36 +14 से यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, अगर ध्यान दें तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी -22। तो ये बताइए -16 और -22 क्या बड़ा आ रहा है, हाँ ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर चलिए, अगर ये सेटिस्फाइड हो गया, हम इस पे आ जाते हैं। वैसे जरूरी नहीं कि ये चीज करें, आप दूसरा भी चीज ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, यहाँ पर फिलहाल इसके लिए तो सेटिस्फाइड हो रहा है। अब 4 से छोटी वाली वैल्यू लेते हैं 3। 3 के लिए अगर चेक करें, देखिए क्या बन पा रहा है, 3 का यहाँ देखें, यहाँ 3 रखिए, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, 8 3 24, 24 और 9 कितना आ जाएगा, 35, 24 9 33, यहाँ रखिए 9 चौक, यहाँ पे कितना, 3 9 3 27, 27 और 14 कितना हो जाएगा, 27 और 14, 27 और 14 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 7 4 11, ये 41 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बताइए, इधर वाली वैल्यू अब क्या बड़ी हो गई क्या, और इधर वाली वैल्यू अगर जैसी बड़ी हो गई, क्योंकि इधर 33 आ रहा है, 33 कब आ रहा है, जब b का मान आपने 3 रखा, क्योंकि लेस रखना है, ये 33 आ रहा है, ये 41 आ रहा है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है जब b की वैल्यू 3 रखा। यहाँ पे b की वैल्यू -4 पे तो सेटिस्फाइड कर दिया था, लेकिन जब आपने b की वैल्यू 3 रखा तब ये आपका सेटिस्फाइड नहीं किया, इसका मतलब ये वाला जो आपका कंडीशन था ये आपका गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आप ध्यान दें आपको दो बार काम नहीं करना पड़ेगा, b लेस आर इक्वल टू 5 है, b लेस आर इक्वल टू 5 है, मतलब यहाँ पर 5 से कम है, और अभी आपने 5 से कम मतलब 3 रखा था, तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया, क्योंकि -4 से 5 के बीच में, तो इसमें 3 भी तो आएगा, तो ये ऑलरेडी यहीं पे कैंसिल हो गया। अब इसको एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, और b लेस देन -4 है, तो लेस देन -4 का मतलब क्या है, -4 से छोटी वैल्यू, -4 से छोटी वैल्यू क्या होगी, -5, ध्यान रखिएगा, -4 से छोटी वैल्यू क्या आएगी, -5 होगी, तो -5 यहाँ रख दीजिए, -5 यहाँ रखेंगे, देखिए कितना आएगा, यहाँ रख देते हैं, -5 रखिए, ये 25 प्लस में आ जाएगा, और -8 45, तो ये आएगा -15, ठीक है, यहाँ पे रखिए, यहाँ पर अगर देखेंगे -45 और +14, ये कितना आएगा, अगर यहाँ देखेंगे कहीं ना कहीं ये कम ही आएगा, ये आएगा लगभग आपका -31, तो -15 बड़ा हो गया, तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो ऐसे ही आप अगर मान लीजिए 6 रख दीजिए, एक बार 6 रख के देखिए, 6 6 36, 8 6 48,
कितना जाएगा 84, ठीक है। ऐसे यहाँ रख दीजिए, 9 9 छक्का 54, 54 प्लस 14, 54 प्लस 14 कितना जाएगा 4 4 8 68। तो अब आप देखिए 84 फिर बढ़ा 68 से, सीधी सी बात है, जितनी भी वैल्यू 5 से बड़ी रखते जाएंगे, 6 7 8 कुछ भी बड़ी रखते जाएंगे, तो ये हमेशा सेटिस्फाइड करेगा। तो हमारा जो आंसर था वो कौन था, बी ऑप्शन। इसीलिए देखिए ये मैंने लास्ट क्वेश्चन लिया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसे आपको भी करना है। तो उम्मीद है कि आज का आपको जो भी मैंने आपको यहाँ पढ़ाया वो चीज आपको समझ में आया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपका ये पूरा मैथ्स के 20 प्रश्नों का संपूर्ण हल था, और ऐसे रीजनिंग के भी आप 5 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। तो सुपर टेट का आपका जो प्रीवियस ईयर का 2019 में पूछा गया है, तो उसमें ये पूरे मैंने कंप्लीट सोल्यूशन आपको करा दिए हैं। और यहाँ इसके थ्रू आप बहुत सारे क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिए। जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहा है, जो भी कहीं जाकर टीजीटी पीजीटी जो भी आप टेट का तैयारी कर रहे हैं, प्रवक्ता तैयारी कर रहे हैं, जहां भी मैथ्स आता है वो सारे पोर्शन जो भी तैयारी कर रहे हैं मैथ्स के कंप्लीट आपके सोल्यूशन आपको पसंद आए होंगे। तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने ग्रुप में जरूर इसको फैलाइए। और जो पहली बार व्यूअर हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।